नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार को प्रचंड बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ जनता का पूरा आशीर्वाद मिला। विपक्ष तमाम तरह की कोशिश करता रहा। चुनाव प्रचार में तमाम तरह के वादे, तमाम तरह के लोभ प्रलोभन, यहां तक कि वादों का पिटारा भी खोल दिया गया बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल तो है कि विपक्ष हारने के बाद क्या कर रहा है। अगर अखिलेश यादव की बात करें, चलिए उससे पहले प्रियंका गांधी की बात कर लें। तो प्रियंका गांधी की बात करें तो जब तक चुनाव था तब तक तो एक्टिव दिखी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनकी दिल्ली वापसी हो चुकी है। कह तो रही हैं कि समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरे रखेंगे। मायावती की बात करें तो ना तो चुनाव में एक्टिव दिखी, ना ही चुनाव के बाद एक्टिव दिख रही हैं। भले उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग नई रणनीति बनाकर पार्टी को जिंदा करेंगे, पार्टी को और मजबूत करेंगे। और अखिलेश यादव की बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव ही एक ऐसे कह सकते हैं इस वक्त सियासतदान है उत्तर प्रदेश में जो सरकार के साथ साथ, योगी सरकार के साथ साथ विपक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव क्योंकि उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और करहल विधानसभा पर बने रहना उन्होंने उचित समझा। दिल्ली को छोड़कर लखनऊ में डेरा डाल लिया। मतलब साफ है, बड़ा संकेत है कि योगी सरकार के लिए तमाम परेशानियों के लिए या तमाम मुद्दों पर किस तरह से घेरने की रणनीति हो, आमना सामना कैसे हो, इसके लिए अखिलेश यादव अभी से अपनी तैयारी पुख्ता कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। यूपी में फिर से योगी सरकार, हार से विपक्ष में बढ़ी हताशा। अखिलेश ने लखनऊ में डाला डेरा। यूपी में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत। एक बार फिर से यूपी में योगी सरकार बनने जा रही है। इस बार बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष भी होगा। अखिलेश यादव ने अपने इरादे भी जता दिए हैं। मायावती नई रणनीति पर काम कर रही हैं और प्रियंका गांधी समीक्षा में लगी हैं। देखते हैं योगी सरकार के सामने विपक्ष कैसे सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जहां तक अखिलेश यादव की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, विपक्ष में सबसे ज्यादा मुखर हैं अखिलेश यादव। चुनाव हारने के बाद भी सरकार को घेरने में जुटे हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद भी कई जिलों में उन्होंने दौरा किया। अखिलेश हर रोज सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। लोकसभा की सदस्यता से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ में रहकर वो अब राजनीति करेंगे। अखिलेश ने अपना पूरा फोकस यूपी की राजनीति पर कर लिया है। मजबूत विपक्ष के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रही है। अखिलेश यादव के बाद अब मायावती की बात करें तो बुरी हार के बाद मायावती नई रणनीति बना रही हैं। चुनाव में कम सक्रियता की वजह से उनकी आलोचना हुई थी। चुनाव के बाद भी मायावती वैसे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी। मीडिया से भी जैसे मायावती ने दूरी बना ली है। मायावती लेकिन नए सिरे से नई रणनीति पर काम कर रही हैं। वहीं कांग्रेस भी हारने के बाद समीक्षा में लगी है। भले ही प्रियंका गांधी की वापसी दिल्ली हो गई हो, प्रियंका गांधी ने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था। चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली। प्रियंका का लेकिन अब ज्यादातर समय दिल्ली में गुजर रहा है। यूपी में फिर से योगी सरकार बनने के बाद पूरा विपक्ष जैसे बिखर सा गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की गतिविधियों में तेजी आई है। ऐसा माना जा रहा है कि योगी सरकार के सामने खुद अखिलेश यादव अब कई मुद्दों पर सीधे टकराने की रणनीति बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है कि अखिलेश यादव ने
आजमगढ़ लोकसभा से अपनी सदस्यता का इस्तीफा उन्होंने दे दिया और करहल को अपने पास रखा। मतलब बड़ा संकेत है कि अब वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे, लखनऊ में रहेंगे, लखनऊ को अपनी राजनीति का अड्डा बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के तौर पर बहुत ही मजबूत है इस वक्त समाजवादी पार्टी। तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हर मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। इससे बेहतर स्थिति किसी भी सरकार, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चल रही सरकार के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। बहुत ही बेहतर स्थिति है। लेकिन क्या, बड़ा सवाल है कि क्या योगी सरकार को घेर पाएंगे अखिलेश यादव? क्या योगी सरकार को कई मुद्दों पर चुनाव से पहले भी घेरने की कोशिश हुई तो जनता ने क्या समर्थन किया? क्या 5 साल तक अलग अलग मुद्दों पर अखिलेश यादव मुखर होकर योगी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर पाएंगे? योगी सरकार को कई ऐसे मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर कर पाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुखप्रीत मल्होत्रा जी हैं, बीजेपी के नेता इस वक्त। सुखप्रीत मल्होत्रा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके बाद तारिक अहमद लारी जी इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। लारी साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बड़े दिन के बाद आते हो लारी साहब, हम लोग इतना आपको मिस करते हैं कि लारी साहब को बुलाओ। भाई साहब आया कीजिए लारी साहब। आप लोग अच्छे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, गायब रहते हैं आप लोग। संजय राणा इस वक्त हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आशुतोष शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आशुतोष शर्मा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं संजय राणा के पास आऊंगा। संजय, एक बात बताएं, विपक्ष क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश में? विपक्ष क्या योगी सरकार के लिए विपक्ष के पास भी कोई तैयारियां हैं? अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। ऐसा लग रहा है कि वो अब लखनऊ में अपना अधिकतर समय गुजारेंगे, लखनऊ में पूरी तरह से राजनीति पर फोकस करेंगे और योगी सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खुद को तैयार कर रहे हैं वो। देखिए गौरीशंकर जी, ये हम तो कहेंगे अखिलेश यादव जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है जो लखनऊ में रहने का, और अपना एमपी का सीट छोड़ करके वो करहल विधानसभा में कंटिन्यू करेंगे। इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आने वाला समय 22 से लेकर जो 27 है, 22 से लेकर 24 बड़ा ही कठिन होगा। कठिन इनको अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए होगा। बहुत महत्वपूर्ण आपको चीज बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा इस बार तकरीबन सीएसडी की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं 43% मुसलमानों ने इनको वोट दिया, लेकिन वो काफी निराश हैं क्योंकि उनकी एक इच्छा रहती है कि अगर हम वोट डालने हैं तो बीजेपी उससे हारे और ये सरकार बना, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। दूसरी चीज आपने देखा होगा, ओवैसी साहब बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग की कह सकते हैं और बहुत ही एग्रेसिव प्रचार किया था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। उन्होंने क्या किया है, क्या हमेशा दूसरों के लिए दरी बिछाते रहोगे, दूसरों के लिए रेड कार्पेट बिछाते रहोगे? तो कहीं ना कहीं जो नौजवान युवा है मुसलमान को, वो अपनी तरफ उनको आकर्षित करने के लिए किया है और लोग आकर्षित भी हुए हैं उनके पक्ष। और हो सकता है जो वोट बैंक जो आज 83% के बाद भी इनकी 122 सीट है, अगर ये समझ लीजिए 50 और 40% हो गया तो इनकी कितनी सीटें हो जाएंगी? तो इनके लिए बड़ा ही कठिन समय आने वाला है। आने वाले 2 साल कह लीजिए, आने वाला 4 साल कह लीजिए, जिसमें अपना जो वोट बैंक है, जिनको कोर वोट बैंक ये कहते हैं, उसको इंटैक्ट करना, क्योंकि उसमें भी सेंधमारी बीजेपी ने कर ली है। एज पर द सीएसडी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को 8% वोट मिले हैं, 3% मिला है कांग्रेस को, 3% बीएसपी को। लेकिन सबसे बड़ा मुख्य बात है गौरीशंकर जी, जो 83% है, 83 में से अगर 10 और घट गया तो सोचिए कितनी प्रतिशत सीट इनकी घट सकती है। तो इनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। क्या संजय, क्या लगता है आपको, योगी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने वाली समाजवादी पार्टी क्या उन्हीं मुद्दों पर एक बार फिर से सदन से सड़क तक घेरने की कोशिश करेगी? जनता का कोई लेना देना इस बार रहेगा नहीं, क्योंकि पार्टी टू पार्टी मामला रहेगा, चाहे सड़क पर हो या सदन पर हो। फायदा कितना होगा? क्या समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखे तो बहुत ही सटीक और बहुत ही कारगर फैसला है अखिलेश यादव का भी? बिल्कुल, अगर लॉन्ग टर्म से देखेंगे, अगर ये दिल्ली मूव हो जाते हैं बाय मिस्टेक, तो इनके लिए एक तरह से जो पॉलिटिकल सुसाइडल होता, ये एक पॉलिटिकल मृत्यु हो जाती। लेकिन ये उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रहा स्ट्रेटजी, मैं अगेन बता रहा हूं, सिर्फ एक ही 2 मुद्दे लेके चलने से ये सरकार को घेर नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कि सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी, सरकार तो नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिन लिए तकरीबन चुनाव रिजल्ट आने से मंत्रिमंडल बनाने में। 20 सेकंड में खत्म करता हूं। मंत्रिमंडल बनाने, सोच सकते हो कितने लोगों, देखिए 145 जो योग्य व्यक्तियों को उन्होंने टिकट दिया, तो उसमें से 72 मंत्री बन रहे हैं।
इनकी जो भारतीय जनता पार्टी अपने जो मंत्रिमंडल लेके आएगी, ये कुछ अजीब सा होगा, कुछ नयापन होगा, और इस पे अटैक करना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। समाजवादी पार्टी को बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब रणनीति बनाना गलत नहीं है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी काफी जरूरी था। उस लिहाज से समाजवादी पार्टी के पास तो सारे वो गुण हैं इस पार्टी के अंदर इस वक्त मजबूत विपक्ष के लिए। अब यही है कि अखिलेश यादव की स्वीकार्यता कितनी, इसके दायरे को कितना बढ़ाया जा सकता है, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पर ही निर्भर करता है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, एक बात बताएं, इसके बावजूद चुनौतियां, देखिए चुनौतियां कोई भी, किसी भी पार्टी की सत्ता हो, किसी भी पार्टी की सरकार बने, हर पार्टी के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं। योगी सरकार के सामने भी बड़ी चुनौतियां होंगी, और हर चुनौतियों को कैश करने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ा रहेगा। मैं समाजवादी पार्टी इसलिए कह रहा हूं, मायावती दिखती नहीं है, प्रियंका दिल्ली वापस लौट आई हैं, तो उत्तर प्रदेश में है कौन? योगी आदित्यनाथ और फिर अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव हर चुनौतियों पर, अगर योगी सरकार फेल होती है या फिर काम नहीं कर पाती है, तो कैश करने में कितना फायदा होगा इनको, जरा बताइए। किस तरह से एक पूरी राजनीति वहां की चेंज होगी उत्तर प्रदेश की 5 साल के दरमियान? गौरीशंकर जी, सबसे पहले मैं अखिलेश यादव जी के बारे में कहूँगा, उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, और समाजवादी पार्टी को इस स्थिति में ला पाया कि वो समाजवादी पार्टी एक विपक्ष पार्टी के रूप में योगी सरकार को एक अच्छी चुनौती दे पाएगी। किसी भी लोकतंत्र के लिए एक सशक्त अपोजिशन पार्टी का होना भी बहुत आवश्यक है, जिसमें अखिलेश यादव काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। अखिलेश यादव एक युवा नेता है, उनको राजनीति अपने पिता से विरासत में मिली है, उनको काफी अच्छा राजनीति का तजुर्बा भी है। आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही आशुतोष जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ आपके पास, थोड़ा सही कर लें उसको। तारिक अहमद लारी जी के पास मैं आना चाह रहा हूँ। तारिक अहमद लारी जी, मुझे लगता है सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर, सबसे सटीक, सबसे कारगर फैसला तो अब अखिलेश यादव की तरफ से लिया गया कि लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया, दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ में रहने का उन्होंने फैसला कर लिया। क्या है रणनीति आप लोगों की लारी साहब? रणनीति क्या है? ये हार से हताशा तो मुझे अब बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये हार से अपने जज्बात को और मजबूत करने जैसा कुछ दिख रहा है। कुछ प्रण है समाजवादी पार्टी के अंदर जिसको पूरा करने का आप लोगों ने ठान लिया है? आपको कहीं हताशा दिखाई दे रही है? तो नहीं, पहले तो मैं बोलता था कि नहीं, हारने के बाद हर लोग हताश होता है सर, कौन बड़ी बात है। मैं भी हार जाऊंगा तो थोड़ा हताश तो होऊंगा, फिर हो सकता है अपने आप को मजबूत करे और आगे बढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो है ना, प्राकृतिक तौर पर हर लोगों के साथ होता है। लेकिन अब मुझे नहीं दिख रहा है, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि करना क्या है 5 साल तक। मुझे अब नहीं, मैं कह रहा हूँ गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खास गिरे जो चले घुटनों के बल। कांग्रेस क्या कर सकती है, बहुजन क्या कर सकती है? वो तो हमने सजा के थाल में उनको 10 सीटें एमपी की दे दी थी, तो वो समझ रहे थे हम तोप हो गए, सारी तोपगिरी निकल गई इस बार। सब प्रवक्ता भी भाग गए उनके, क्योंकि वो बी टीम बन के काम कर रही थी। अभी मैं एक आपके वरिष्ठ पत्रकार है, वो एक हैदराबाद के आए हुए बी टीम की बात कर रहे थे बीजेपी की। तो भाई बी टीम 0.35% भी ला पाई है, बाकी वोट कहाँ गया? कांग्रेस की बात करिए तो 5 कुछ परसेंट से आज 2 कुछ परसेंट पे आ गई, वो 2 कुछ परसेंट कहाँ गया कांग्रेस का? बीएसपी का वो 10% वोट कहाँ गया? आप कई पॉइंट देखिए ना। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है। हम तो भी लड़ाई के मूड में है पूरा खुल के। अच्छी बात है। 5 साल मतलब 2017 से 2022 में अगर ये कर लिए होते ना, तो ये मुहावरा कहावत कहने का वक्त नहीं मिलता आपको। 5 साल मरी हुई कौम इंतजार करती है, हम मरे हुए लोग नहीं है। हम समाजवादी, हम 5 साल का इंतजार नहीं करते हैं। तो 5 साल पहले क्या कर दोगे? लोकतंत्र की हत्या करोगे क्या? मर्डर कर दोगे क्या आप लोग? 5 साल के लिए जनता ने दिया भाई साहब, मुझे तो लग रहा है। तो 5 साल पहले क्या कर दोगे आप लोग? क्या कुछ प्लान चल रहा है क्या? साजिश हो रही है क्या? 5 साल से पहले क्या सरकार बर्खास्त नहीं हो सकती है? 5 साल से पहले क्या? तो बर्खास्त कैसे होगी? मतलब ऐसा क्या काम कर दिया जाएगा कि बर्खास्ती हो जाएगी योगी सरकार? आप कोई नजूमी है? आप नजूमी है ना, मैं नजूमी हूँ।
मैं तो एक कयास लगाया, उस कयास पे मैंने बोला 5 साल में हो सकता है मैं ही कल मर जाऊं। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कोई लीडर ही मर जाए बहुत बड़ा, ये भी हो सकता है। मतलब आप लोग हत्या करने के साजिश रच रहे हैं किसी की। पूरा आप लोग रसातल में जा चुके हैं लारी साहब, है ना? मतलब बड़े नेता कांत हो जाए, क्या है बेकार की बात कर रहे हैं? हम तो ये पूछना चाहते हैं, बड़े नेता तो हर पार्टी में होते हैं ना भाई साहब, थोड़ा इसका भी ध्यान रखिए। मैंने कहा ना, पता नहीं कौन मर जाए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जीतने के इतने दिन तक इतनी लड़ाई इनके अंदर, इतनी गंभीर लड़ाई चल रही है पार्टी में, ये 15 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना पाए। इतनी गजब की लड़ाई हो रही है कि बैकवर्ड को बनाए, कि फॉरवर्ड को बनाए, कि ब्राह्मण को बनाए, कि ठाकुर को बनाए, कि कुर्मी को बनाए, कि पटेल को बनाए, कि किसको बनाए। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसको बनाए, किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको मुख्यमंत्री बनाए। अब हो सकता है 6 महीने का कुछ तोड़ निकाला हो, कुछ ना कुछ। लेकिन एक बात है लारी साहब, एक बात मैं एक्सेप्ट करता हूं, चुनाव हारने के बाद हताशा देखिए हर पार्टी को होती है। प्रियंका गांधी को भी हुई होगी, मायावती को भी हुई होगी, अखिलेश यादव भी काफी हताश होंगे। लेकिन एक बात है, मैं इसकी बड़ी तारीफ करूंगा, अखिलेश यादव चुनाव नतीजे के बाद भी दौरे कर रहे थे, अलग अलग जिलों में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे और सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे थे। मैं जब ट्वीट उनका देखता था या फिर दौरे को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था ना कि अपनी हताशा, अपनी निराशा, अपने फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने का उन्होंने एक रास्ता ढूंढा है। लेकिन अब जब लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर मालूम चला, जो जानकारी आ रही है कि लखनऊ में रहेंगे और पूरी तरह से मजबूत विपक्ष की भूमिका में। अच्छा, एक बात बताइए लारी साहब, क्या अखिलेश यादव ही मोर्चा संभालेंगे या किसी और को नेता प्रतिपक्ष की बात चल रही है आपकी पार्टी में? जरा बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ बातों का जवाब दे दूं। जो आप हताशा की बात कर रहे हैं कि हताशा हो रही है, हताशा बेसिकली उन लोगों को हो रही है कि हम लोग 125 पर कैसे पहुंच गए। कभी बीच में कभी आता है कि राजभर जी छोड़ के जा रहे हैं, कभी आ जाता है कि जयंत चौधरी जी छोड़ के आ जा रहे हैं, कभी जाता है कि पटेल फैमिली जो है वो छोड़ के जा रही है। मतलब कि हताशा तो इन लोगों को है कि 125 पहुंच कैसे गए। उनको तो था कि वो तो पूरी 400 की 400 जीत रहे हैं। हताश वो लोग हैं कि आज 125 हो गए, कल 250 हो सकते हैं। बिल्कुल होंगे। जब हम एकदम से 47 से 125 हो रहे हैं तो 125 से 300 होने में हमको कितना टाइम लगेगा ये आप खुद भी समझ सकते हैं। ये हताशा 5 साल तो लग ही जाएगा ना भाई साहब, 5 साल तो लगेगा भी भाई। 5 साल की मत तो क्या 5 साल बाद दुनिया खत्म हो रही है? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान कल खत्म होने जा रहा है। नहीं, पहले तो ऐसा ही होता था ना कि अखिलेश यादव चुनाव हार के विदेश चले जाते थे। इस बार कम से कम चुनाव हार के वो लखनऊ तो आ रहे हैं, ये फर्क है ना थोड़ा सा। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है जी कि आपके साथ डिस्कशन हो चुका है कि अब क्या नाम है यहाँ पे वो क्या कहते हैं हिटलर का ही चलेगी, डिक्टेटरशिप चलेगी। इसलिए आप बिल्कुल कंफर्म है कि 5 साल बाद कुछ नहीं होना है। आपसे तय कर लिया मोदी जी लोगों ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने, लगता है गौरीशंकर जी को बहुत मजबूत स्थान देकर बैठा कर तय कर लिया है कि अब नहीं बैठना। पता नहीं आपको क्यों ऐसा लग रहा है। मैं जबकि अभी 8 बजे से मेरा डिबेट शुरू हुआ है ना, और मैं चाहे संजय राणा हो या फिर आशुतोष जी हो या फिर आप हो, मैं तो तारीफ पर तारीफ करता जा रहा हूं समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का। पता नहीं आप मुझे कैसे कनेक्ट कर देते हो पीएम नरेंद्र मोदी से और सीएम योगी आदित्यनाथ से। और भाई साहब मैं क्लियर कर दूं, सुनिए ना भाई साहब, सुनिए, मैं क्लियर कर दूं, ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुझे मिलने का कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा भी नहीं जानता हूं, ना तो सीएम योगी आदित्यनाथ से कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा भी नहीं जानता हूं। तो फिर मैं कैसे कनेक्टेड हूं उन लोगों से, तो बताइए। ये तो बड़ा अजीब तरह का आरोप लगा देते हो ना, ये अजीब तरह का आरोप लगा देते हो ना। तो मेरा कोई बीजेपी से लेना देना है, ना समाजवादी पार्टी से लेना देना है। पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है हमको तो क्या मालूम है? पर्दे के पीछे आप क्या कर रहे हैं? कोई झांकने जाता है क्या? नहीं जाता है ना। तो ये सीधा आरोप मत लगाओ ना। पर्दे के पीछे आप क्या करते हो लारी साहब? कौन जाता है झांकने के लिए? अब पर्दे के पीछे वैसे ही आप अंदाजा लगा रहे हो कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी से, है ना, कुछ सलाह लेता हूं, सीएम योगी हमको फोन करके सलाह देते होंगे। भाई साहब क्लियर कर दूं, ये दोनों महान हस्ती हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इसलिए मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूं, है ना। ऐसा मत सोचे। उनसे पता नहीं सुप्रीत मल्होत्रा जी की मुलाकात हुई होगी नहीं होगी, ये भी मुझे डाउट होता है।
सुप्रीत मल्होत्रा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। स्वागत है आपका सुप्रीत मल्होत्रा जी। सुप्रीत मल्होत्रा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना मल्होत्रा साहब कि आपकी सरकार बन रही है और सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा रहेगा। अखिलेश यादव पूरे दम के साथ लखनऊ में मौजूद है ना। लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब सीधे तौर पर लग रहा है कि लखनऊ में रहकर योगी सरकार के कामकाज पर वो ध्यान रखेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती, बताइए। आप भी खुश होंगे मल्होत्रा जी? मैं बिल्कुल ये बात का सम्मान करता हूं। बात रखिए अपनी। आवाज नहीं आ रही है मल्होत्रा साहब। हाँ बोलिए अब। मल्होत्रा जी, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। आवाज ही नहीं आ रही, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही मल्होत्रा साहब। आशुतोष शर्मा जी से चलिए बोलिए। आ रही है अब आ रही है आवाज, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सुप्रीत मल्होत्रा जी, बोलिए आप। मल्होत्रा जी बोल। चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आ रहा हूं, उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा। आशुतोष शर्मा जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ये आजकल जो अलग न्यूज चैनलों का जो एक ट्रेंड चला है ना कि गेस्ट कहीं भी बैठे हो उनको कनेक्ट कर लिया जाए। 5-6 विंडो हम लोग तैयार कर लेते हैं, लेकिन सफल 1-2 विंडो में ही हो पाता है इंसान। चलिए मेरी आवाज आपको ठीक अब आ रही है। बोलिए सर, बहुत अच्छा है। बोलिए मल्होत्रा जी, बोलिए। मल्होत्रा जी बोलिए, समय वेस्ट हो रहा है सर। चलिए आशुतोष जी के पास में आ रहा हूं। आशुतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या लगता है योगी सरकार पर विपक्ष का दबाव कितना काम आएगा, ये बताइए सर। इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आशुतोष जी से भी लगता है बातचीत नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, संजय जी के पास फिर मैं दोबारा आता हूं, फिर मैं बात करूंगा सुप्रीत मल्होत्रा जी से। अगर बातचीत हो गई तो संजय राणा जी एक बात बताएं, ये दबाव जो है विपक्ष का दबाव, विपक्ष दबाव बनाने के लिए तो अखिलेश यादव इस तरह से तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष का दबाव क्या 5 साल तक योगी सरकार के ऊपर प्रेशर होगा या नहीं होगा? अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो योगी सरकार के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा काम करना। लेकिन योगी सरकार के पिटारे में क्या होगा जिसके सामने विपक्ष का दबाव कोई काम नहीं कर पाएगा? देखिए गौरीशंकर जी, आज के दिन में विपक्ष के पास किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा नहीं जिसपे वो भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार को दबा सके या उस पर प्रेशर बना सके। अब ये देखना होगा कि क्या मुद्दे लेके आते। देखिए, अब सारे मुद्दों को उन्होंने चुनाव में भुना लिए हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसी तरह का भी मुद्दा हो। तो अभी इनको अपनी रणनीति पे काम करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जैसे मुख्य विपक्ष पार्टी है, और अभी आपने प्रश्न पूछा था किसी हमारे मित्र से कि ये चेहरा रहेंगे या कोई और चेहरा रहेगा। तो अगर कोई भी, देखिए पहली बात तो बी लेवल या सेकंड लेवल का कोई लीडरशिप है ही नहीं, और उसको कोई नेता मान ही नहीं सकता समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश जी के अलावा कोई भी नहीं है, और अखिलेश जी नहीं तो मतलब खत्म। तो देखिए, अखिलेश जी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उनको अपने ऊपर सारा दायित्व लेना पड़ेगा, क्योंकि एक वो चेहरा भी है, वो स्ट्रेटेजी भी है, वो प्लानिंग भी है, और एक एग्जीक्यूटर भी है। तो उनके पास तो बहुत दोहरा प्रेशर होगा एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट। लेकिन आज के दिन में और आने वाले, जब देखिए सरकार बन जाती है, सरकार बनने के बाद उसका स्वरूप कैसा होगा उस पर बोलना भी बहुत जल्दबाजी होगी। स्वरूप बनने के बाद समझ में आएगा क्या होता है। लेकिन आज के दिन में और आने वाले कुछ दिनों हमें नहीं लगता कि विपक्षी कोई प्रेशर सरकार पे बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी आपने देखा होगा, शायद पढ़ा भी होगा, किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है। जो भी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि तकरीबन 71 जो यूनियन है उसमें 63 नहीं चाहती था, नहीं 86% किसान नहीं चाहते थे, वो मुद्दा उठाया जा सकता है। अब जैसे हमारी लारी साहब, हमारे मित्र बता रहे थे कि हो सकता है किसी हत्या हो जाए। तो देखिए, साजिश करके नहीं उन्होंने कहा, मतलब मेरी बातों का नथा ना ले, उन्होंने बोला कोई मर जाए, बड़ा नेता, कोई दुर्घटना घट जाए। देखिए, अब ऐसी कोई दुर्घटना बड़ा नेता तो हर पार्टी में होता, किसी के साथ दुर्घटना, हम तो भगवान करे किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए जिसको हम और आप नहीं। क्या बोल रहे हैं लारी साहब, बताइए। लारी साहब, ऐसा ना हो कि हम लोग आपकी बात को गलत ढंग से यहाँ पर बोल दें। आप बताइए, आपने बोला तो था ना, ये बोला था उन्होंने, ये गलत स्टेटमेंट था इनका।
हो सकता है भावना में बह गए हो, बात ठीक है। नेता जो इल्जाम लगाता है पत्रकारों पर, बिल्कुल सही इल्जाम लगाता है हाँ। कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। ये सपा तो ये काम तो पहले आपको छोड़ दीजिए। तोड़ मरोड़ कर पेश किया ही नहीं गया यहाँ पर, अब आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हो। आपने कहा ना कि कौन जानता है कि 5 साल तक सरकार नहीं चले, कोई बड़ा नेता मर जाए। मैंने हत्या की बात की थी भाई, ये मानसिक हत्या की बात कब की थी? माँ का पता नहीं किसकी मौत हो जाए, कौन बड़ा नेता मर जाए। मौत और हत्या में क्या अंतर है? कुछ भी हो सकता है। किसी की हत्या होगा। आप तो ऐसे अल्लाह बन को उसमें मुहर लगा रहे थे कि जैसे 5 साल तक कुछ होना ही नहीं है। अरे सर, आप तो भगवान बन गए थे। अरे भाई चलिए, अच्छा मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद आते हैं सर, ब्रेक के बाद आते हैं ताकि सभी लोगों से बातचीत हो जाए। तुरंत हाजिर होते हैं। चले, ब्रेक के बाद स्वागत है। क्या योगी सरकार के लिए विपक्ष तैयार है? विपक्ष की तैयारी का मतलब बस इतना ही है कि क्या अलग अलग मुद्दों पर योगी सरकार के कामकाज पर विपक्ष मजबूती से अपनी बात रख पाएगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस फेल है, अगर मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो वही पूरी तरह से फेल है। कांग्रेस ही बुरा हाल हो गया है ना, बीएसपी का तो हाल, कांग्रेस ही बुरा हाल हो गया, तो बचा कौन? मजबूत विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है और जनता ने बाकायदा उतनी सीटें तो दे ही दी है जिसके आधार पर वो अपनी बातें मजबूती से रख सकें। लेकिन योगी सरकार के कामकाज करने का जो तरीका है, क्या उन तरीकों के सामने अखिलेश यादव ठहर पाएंगे? समाजवादी पार्टी ठहर पाएगी? चाहे वो सदन हो या सड़क हो, कहां पर अपनी मजबूती वो दिखा पाएगी? बड़ा सवाल है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष शर्मा जी, मेरी बात आ रही है? आप तक आवाज आ रही है सर? अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ, आप भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब आ रही है आवाज। अच्छा, मैं थोड़ा सा और भी चेक कर लेता हूँ। बीजेपी के नेता सुखप्रीत मल्होत्रा जी, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? मुझे आपकी आवाज आ रही है। चलिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। सुखप्रीत मल्होत्रा जी, मुझे बताइए सर, योगी सरकार, पहले तो खूब दावे हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीएसपी, यहां तक कि कांग्रेस कह रही थी कि मेरी सरकार बनेगी, सब फेल। जनता ने आप लोगों को आशीर्वाद दिया, योगी सरकार फिर से बनने के लिए तैयार है। लेकिन अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा देकर के लखनऊ में रहने का फैसला किया कि लखनऊ में ही, मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फोकस करना उनका फैसला है। दिक्कत होगी इस बार सुखप्रीत मल्होत्रा जी, क्योंकि मोर्चा खुद अखिलेश यादव संभालने के लिए तैयार है। हर बार मोर्चा यही संभालते हैं क्योंकि खानदानी पार्टी है, तो इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सपा के जो मेरे मित्र हैं, वो मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है। आप उनसे अभी अपेक्षा मत कीजिए समझदारी वाली बात का। चाहे वो आपके लिए बोल रहे थे, जब गौरी शंकर जी आपके लिए बोल रहे थे, तब भी मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा था उनकी बात को। और दूसरी चीज, जो ऐसी बातें बोलना, भी मेरे को लगता है कि वो आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है किसी तांत्रिक वांत्रिक से संपर्क करें, जो कि हालात उनके ऐसे ही नजर आ रहे हैं। रही बात जो आज का दिन है सर, सबसे पहले मैं सारे इंडिया वॉइस के दर्शकों को बोलूंगा, आज का शहादत को नमन करना है हमने। 23 मार्च आज शहीद भगत सिंह जी का शहादत दिवस है और सबको मेरी तरफ से शहादत को नमन करने वाली पार्टी जो हमारी राष्ट्रवाद की पार्टी है, वही याद रखती है इन चीजों को। मैं इसीलिए आज हम जिंदा हैं, जो दर्शकों के मनों में जिंदा है, जो पब्लिक हमें प्यार क्यों करती है, क्योंकि ये एक इकलौती पार्टी बची है जो कि एक पब्लिक के सेंटीमेंट को समझती है और रिप्लाई करती है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे पाई है। योगी जी पे कोई भी ऐसा एक दाग नहीं लगा पाए ये, जिसके कारण ये 5 साल, पूरे 5 साल पिछले लग गए और आने वाले 5 साल में आज से तैयारी शुरू कर दें। आप कह रहे हैं 15 दिन क्यों लग रहे हैं मंथन करने में? आप देखिए कि 15 दिन क्यों लग रहे हैं। कर सकते थे वो एकदम से जो भी डिसाइड कर सकते थे, लेकिन वो हर चीज को देखना कि कैसे हम और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आने वाली जो लोकसभा के चुनाव हैं, वो लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की बड़ी जीत होने वाली है, ये हमें पता है, क्योंकि मोदी जी के बराबर का कोई नेता अभी तक हिंदुस्तान नहीं दे पाया। रही बात इस योगी जी की सरकार को, उन्होंने समक्ष रूप से सब चीज मंथन करने के बाद वो ये पूरा बढ़िया तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं। उस तरीके से वो अपनी जो मंत्रिमंडल का, तो क्या नहीं, एक मिनट मल्होत्रा साहब, एक मिनट, ठीक है। ये तो आप अपनी पार्टी, अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका स्टैंड है, इट्स ओके, नो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताएं,
अखिलेश यादव, आपने कहा ना कि और कौन संभालेंगे, वही तो है, तो पिछली बार कहाँ संभाले थे? 2017 में हारने के बाद सीधे विदेश चले गए, फिर दिल्ली में ही ज्यादातर रहे, चूंकि वो सांसद थे तो दिल्ली में रहना उनकी मजबूरी थी। इस बार लेकिन उन्होंने बहुत ही कठोर फैसला लिया है, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना, करहल को अपने पास रखना, लखनऊ में उनका डेरा पूरी तरह से डाला जा चुका है और हर मुद्दे पर आप लोगों को घेरेंगे। अखिलेश यादव कोई छोटा नेता तो नहीं है ना सुखप्रीत मल्होत्रा जी, है ना? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का, है ना, अखिलेश यादव एक कद्दावर नेता है। अगर वो लखनऊ में है और सदन में खड़े होकर आपके मुद्दों पर अगर कुछ बोल रहे हैं तो सुनना पड़ेगा आप लोग को। गौरी जी, मैं आपकी बात पे पूरा सहमत हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहता अखिलेश जी में कोई नेता, मतलब नेता विपक्ष की भूमिका में जरूर आए। हाँ। और एक मजबूत विपक्ष एक अच्छी सरकार को चुनौती देता है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है इनकी कि ये कुछ दिनों के लिए है। ये आज अभी आप देख रहे हो, आने वाले 5, 7, 10 दिन या 1 महीने बाद ये ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, वहीं पे जाके अब लारी साहब फिर कुछ और ना बोल दे। अब ये जो आप कह रहे हैं ना तांत्रिक वांत्रिक, लारी साहब मैं आपको अलाउ करता हूं, लारी साहब अगली बार आना तांत्रिक लेकर के आना, बता ही दीजिए कि कौन मरने वाला है बड़ा नेता जो है। दूसरी बात मैं अलाउ कर दूंगा सर, एक विंडो में आप और पीछे आपके तांत्रिक बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनको थप्पा को आप गौरी शंकर जी आपके अंदर इनको बीजेपी क्यों नजर आ रही है? आप पता नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पाया। मुझे तो कनेक्ट कर दिए कि आप पीएम मोदी से सलाह लेते हो, है ना? सीएम योगी जी हमको फोन करते हैं, सलाह देते हैं। भाई साहब कोई लेना देना नहीं है, दोनों से आज तक नहीं मिला। मैं सुनिए, मैं मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्राइम मिनिस्टर को 2 बार मिलने का। मैं आपको बताता हूँ, ये आपके ऊपर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले प्रभु राम से डरते थे, अब भगवान गौरी शंकर का भी कृपा जो है वो बीजेपी पे बनी हुई है। तो ये गौरी शंकर जो आपका नाम है उससे बहुत ज्यादा इनको आज की डेट में प्रॉब्लम हो रखी है। नहीं, लारी साहब ऐसे बहुत अच्छे आदमी है। लारी साहब से मेरी पुरानी है ना, मेरी पुरानी जान पहचान है, आज से नहीं कई सालों से जानते हैं। लारी साहब बस डिबेट में जो है ना पूरा उत्साह और जोश के साथ बोलते हैं। वैसे बहुत बढ़िया आदमी, मुझे पता है। आशुतोष शर्मा जी के पास में आना चाहूंगा। डिबेट में जो इन्होंने बात बोली कि हाँ सर, मैं उस पर आपत्ति भी जता रहा हूँ, साथ ही साथ हास्यास्पद भी है, मजाक की तरह है कि समाजवादी पार्टी के गंभीर प्रवक्ता किस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। मैं आता हूँ सर, मल्होत्रा साहब मैं आता हूँ। थोड़ा सा क्या है ना कि बारी बारी से गेस्ट जुड़ रहे हैं ना, तो मुझे हर लोगों को मौका थोड़ा देना है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी के पास में आता हूँ। आशुतोष जी जरा बताएं, क्या वाकई में आपको लगता है कि अखिलेश यादव का एक फैसला कि लोकसभा नहीं विधानसभा अपने पास रखना है, लखनऊ में रहना है, योगी सरकार के कामकाज पर नजर रखनी है, 5 साल मेहनत करनी है, फिर से सरकार में हम आ जाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये जितना कैलकुलेटिव लग रहा है, फटाफट एक के बाद एक इतना आसान रहेगा क्या अखिलेश यादव के लिए? रहा इतनी आसान नहीं है जितना कि सोच रहे हैं। युवा नेता हैं, उन्होंने देखा राज्य लोकसभा में बैठकर कितना कुछ कर पाए और क्या नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि मैं अपने राज्य उत्तर प्रदेश में रह करके अपनी प्रतिष्ठा को बना के रखूं और पार्टी का वर्चस्व बना रहे। हाँ। इतना ही काफी है। हाँ। चुनाव में उन्होंने बड़े बड़े वादे करे, बड़े बड़े लांछन लगाए उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार पर, लेकिन आखिर में जनता ने सब चीजों को देखने के बाद जनता ने वास्तविकता को देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की वास्तविकता क्या है। योगी सरकार ने उनको पिछले 5 वर्षों में क्या दिया और आगे उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है। कथनी और करनी में कितना फर्क है। जिस पार्टी ने योगी सरकार ने कहा उसको करके दिखाया या नहीं दिखाया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश राज्य में, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें शासन चल रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है और राज्य के विस्तार पे, उत्थान पे काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है। जो अब लारी साहब आपको ना अंदर अभी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब बीजेपी की गोली खा करके बैठे हैं यहाँ पर। गौरीशंकर जी, मैंने जी। इनको बड़ा ध्यान से सुना। मैं लारी जी की बात पर आ रहा हूँ। मैं पहले इनको नमन करता हूँ कि सपा पार्टी का इन्होंने अपना स्पष्ट रूप सामने दिया। ओपनिंग उस डिबेट में उन्होंने सपा पार्टी की नीति के बारे में बताया कि कोई नेता मर भी सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात नेशनल चैनल पे आकर के कह रहे हैं। आप जैसे सम्मानीय, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि किस नेता के बारे में लारी साहब बोल रहे हैं, किस तांत्रिक की सलाह लिया है इन्होंने। मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ और इनकी बात का जो इनके मन की बात है, उन्होंने अपनी जबान को
सच्चाई को जबान पे ला करके सब दर्शकों के सामने प्रकट कर दिया। जो सत्ता सरकार पिछले 5 वर्ष से पहले करती आई है वो ही वो करना दोबारा चाहती है। ये ठीक है, करना चाहेगी नहीं तो ऐसे भी हम लोग अब बात नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ठीक है, मुझे लगता है बहुत बड़ी सबक है समाजवादी पार्टी के लिए कि इतना कुछ करने के बाद भी मजबूत विपक्ष में समाजवादी पार्टी बैठ रही है, सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। तो मुझे लगता है एक बड़ी सबक है समाजवादी पार्टी के लिए। शायद अच्छा करे, कोई नहीं जानते। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं। जितेंद्र चौधरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। जितेंद्र चौधरी जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लारी साहब कह रहे थे कि कोई नहीं जानता है कि 5 साल तक सरकार चलेगी, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, कौन जाने कोई बड़ा नेता मर जाए, पता नहीं, बहुत सारी बातें, कहां से सलाह लिए, ये अलग बात है। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं, क्या आपकी पार्टी तो बीएसपी से मजबूत पार्टी है सर, है ना? एक प्रमोशन तो हो गया ना कांग्रेस पार्टी का, उत्तर प्रदेश में प्रमोशन तो हो गया, तो आपकी पार्टी तो बीएसपी से भी मजबूत है। मायावती कहती थी अपने दम पर हम सरकार बनाएंगे, आप लोग तो वो भी बात नहीं कह रहे थे। आप लोग किसी तरह से एक आस में थे कि अखिलेश यादव थोड़ा सा पूछ लें, वो पूछने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे बताइए, ये प्रियंका गांधी के ऊपर जो आरोप लगते रहते हैं कि पर्यटन राजनीति करती हैं, है ना, टूरिज्म पॉलिटिक्स करती हैं, अब तो दिखा रही हैं। वो चुनाव खत्म हो गया, दिल्ली में जाके बैठ गई, है ना, कहीं कहीं से खबर आती है कि समीक्षा बैठक करेंगी। आप लोग के पास कोई मतलब उस तरह को कोई निर्देश आया है प्रियंका गांधी की तरफ से कि हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे और यूपी में और मजबूत होंगे, कुछ आया है जितेंद्र चौधरी जी? देखिए गौरी शंकर जी, पहले तो जितने पैनलिस्ट बैठे, आप बैठे, सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी। मैं आपको ये बता दूं गौरी शंकर जी, जो लोग ये कहते हैं पर्यटक करना है, तो आप पीछे का इतिहास निकाल कर देख लीजिए। जब से प्रियंका गांधी जी यूपी में आई है पिछले 3 साल से, क्या फायदा हुआ भाई साहब, क्या फायदा हुआ? मत ऐसा मत बोलिए, ये सब बोलने में आप लोग को तकलीफ होनी चाहिए, है ना? दलितों के साथ बैठ के खाना खाना, दलित, है ना, फिर नीचे का वो लिखा हुआ आता था कि प्रियंका गांधी दलित की बस्ती में दलित के बच्चों के साथ खेलते हुए, ये सब क्या सुना रहे हैं? झाड़ू देते हुए कोई फायदा हुआ नहीं हुआ ना? सीट तो 2 ही आया ना भाई साहब आपको। सुनिए मुझे बोलने, बातें करोगे ऐसा लगे पूरे उत्तर प्रदेश पर आप ही का कब्जा होने वाला है 5 साल के बाद। जब बोलने नहीं देंगे तो फिर आप बोलिए ना भाई साहब, बोलिए। आप बोलने तो बीच में टोका टाकी क्यों कर रहे हैं? हमें बोलने दीजिए पूरी बात। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये तो कहना बेईमानी है कि पर्यटक करना देती, क्योंकि पिछले 3 साल से अकेली एक नेता थी, जो लखीमपुर खीरी हो, चाहे आपका उन्नाव का हो, चाहे आपका आगरे का हो, चाहे हाथरस कांड हो। भाई साहब नहीं जाना है मुझे उसमें, इसलिए तो कह रहे हैं, इसलिए टोक रहा हूं आपको। नहीं, मैं टोकूंगा नहीं, आप इधर उधर बात मत करो, बेकार की बात नहीं। जो पूछ रहा हूं सवाल, मुझे बताइए, अखिलेश यादव ने लोकसभा से, भाई साहब सुनिए, सवाल सुनिए भाई साहब सुनिए, तो अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। लखनऊ में भाई साहब सुनिए, लखनऊ में रहने का फैसला किया। प्रियंका गांधी रहेंगी क्या? दिल्ली छोड़कर रहेंगी? लखनऊ में कुछ बताइए। मेरे भाई एक चीज बताइए, उनकी स्टेट की पार्टी हमारी पूरे देश की पार्टी है क्या? उत्तर प्रदेश में बंधन बन जाएंगे क्या? कोई दूसरी पार्टी है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट? बड़ा अच्छा बहाना है भाई साहब, बोल लीजिए, अब बोल लीजिए, अब नहीं टोकिए। लोकसभा के जो चुनाव है वो हर राज्य में उसकी पकड़ है, हर राज्य में उसके कार्यकर्ता है, हर जगह उनकी पार्टी सक्रिय है। तो लोकसभा के चुनाव में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अन्य राज्यों में जाके बिना कांग्रेस के ये सोच सके कि हम बीजेपी को टक्कर दे पाए। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो कि बीजेपी को हराने का मादा रखती है। लोकसभा चुनाव में 2024 की बात कर रहे हैं, ये कहना तो बेईमानी है। अब यूपी में रहना, हम यूपी तक सीमित क्यों रहेंगे? हम तो राष्ट्रीय पार्टी है। कितना राज्य बच गया भाई साहब आपके जितेंद्र चौधरी जी? कितने राज्य बच गए? राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो भी समेटने की तैयारी कर लीजिए। 2 ही सरकारें बची हैं सर, यही विजन रहा ना, तो भी समेटने की तैयारी कर लीजिए। हम देश की पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी तो कहाँ रहेगी? ये तो फिर प्रियंका गांधी क्या कर रही थी भाई साहब? साल भर से क्या कर रही थी वो, है ना? वो पर्यटन ही तो कर रही थी। आप देश भर घूमिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़िए, देश भर घूमिए, जब हार जाइए तो हम तो देश की पार्टी हैं। ये क्या मतलब, ये किस तरह का तर्क है भाई साहब जितेंद्र चौधरी? जब कहोगे मैं क्यों टोक देता हूं, तो क्या कर रहे थे उत्तर प्रदेश में आप लोग? उत्तर प्रदेश, एक मिनट भाई साहब, उत्तर प्रदेश में जितेंद्र चौधरी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी क्या कर रही थी? आपके पास कोई नेता नहीं था उत्तर प्रदेश में?
जिसको आगे करके कम से कम उत्तर प्रदेश तो जीतते। गौरीशंकर जी, आप ये भी पता कर लीजिए जितनी विपक्ष की पार्टी है नहीं, अब है नहीं कुछ, मतलब हैसियत तो बढ़ाइए भाई साहब, हैसियत ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, कहते हो देश की पार्टी है और बीजेपी को हराने वाली पार्टी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। दो बचा है, मिला जुला करके समेटने की तैयारी कीजिए। विजन मेरे को ठीक नहीं लगा, ये विजन ठीक नहीं लगा भाई साहब। मैं तारिक अहमद लारी जी के पास आता हूँ। तारिक अहमद लारी जी, एक बात बताइए, क्षेत्रीय पार्टी है सर आप क्षेत्रीय पार्टी हैं तारिक अहमद लारी जी, ये एहसास अखिलेश यादव को अब जाकर के हुआ, मानते हैं इस बात को आप? जब उनको लगा कि ओहो तो गलत हो रहा है, लोकसभा में रहने का मतलब दिल्ली में रहो, उत्तर प्रदेश छूट रहा है और हम अपनी पार्टी से दूर जा रहे हैं। इस बार उनको समझ में आया, सियासी समझ उनकी बढ़ी कि नहीं, लोकसभा से इस्तीफा देते हैं, करहल रखते हैं, लखनऊ में रहेंगे, लोगों से कनेक्टेड रहेंगे। बहुत अच्छा फैसला है तारिक अहमद लारी जी, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत अच्छा फैसला तो बिल्कुल सही किया उन्होंने। हाँ, मैं जरा अपने कांग्रेसी भाई जो वो हमको क्षेत्रीय पार्टी कह रहे हैं, हाँ भाई गनीमत है कि आप कुछ तो हो, अगले इलेक्शन में आप वो हैदराबादी वाले से भी नीचे जाओगे, जो एटीट्यूड है वो बता रहा हूँ। और दूसरी बात, आप खिला के ना हंसिए, आप बीजेपी का एक मिनट भाई बीच में किसी नहीं बोला है, कटाक्ष सुनने की आदत रखिए। आप बैठे हुए हैं, आप हमको कह रहे थे कि मेरा दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। भाई दिमागी तवाजुन क्या वहाँ पंजाब में भी बंगाल समुदाय का खराब हो गया था? नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। क्या वहाँ आपकी बातों से लग रहा है? देखिए मैं आपको सारी आपकी बातों को मैं बता रहा हूँ, आप देखिए अपनी बात समुदाय का अपनी बीच में बोलने दीजिए लारी साहब, बोलने दीजिए। मल्होत्रा जी हम आपके पास आएंगे, लारी साहब पूरी बात बोलने दीजिए। बोलिए लारी साहब। पहले बात सुन लीजिए, आप क्या सिख समुदाय का दिमाग बड़ा खराब हो गया है? आप लोगों को आतंकवादी बोला गया, आप लोगों को टेररिस्ट बोला गया, आप लोगों को खालिस्तानी बोला गया और आप आपने पूरी कौम को बदनाम कर दिया, टेररिस्ट बोलकर, खालिस्तानी बोलकर, देशद्रोही बोलकर, और आप यहाँ उन आदमियों का साथ दे रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है तारिक अहमद लारी जी, गलत बात है। इस बयान को वापस लीजिए आप। पूरे कौम को खालिस्तान कह करके कोई बदनाम नहीं किया। खालिस्तान की मांग करने वाले कई लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे, है ना, उनको बदनाम किया, वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो देश की अखंडता के लिए खतरा होगा। इस तरह का बयान मत दीजिए लारी साहब। या लारी साहब कहां से आपने इन्फ्लुएंसेस निकाल लिया है? मल्होत्रा जी जवाब दीजिए इनको, मल्होत्रा जवाब दीजिए। पता नहीं कि इन्फ्लुएंसेस कहां से निकला हुआ है। मैं इनकी बात मैं आपत्ति करता हूं लारी साहब की बात पर। बोलिए सर। अब सुनिए भाई साहब, लारी साहब आपने सवाल उठाया है ना, लारी साहब आपने सवाल उठाया तो सुप्रीत मल्होत्रा जी का जवाब सुनिए आप। इनकी पूरी घर आती है पूरे यूपी के सिख समुदाय की क्या इज्जत है, क्या इज्जत पंजाब में जानते हैं आप लोग? आपके समुदाय की, आपके यूपी के समुदाय की क्या इज्जत है पंजाब में जानते हैं? मेरे गाँव से जाने वाले पंजाब में आप लोगों से क्या बोलते हैं मालूम है? आप लोग बोलते हैं मालूम है? चलिए सर एक मिनट, आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हैं हम लोग भाई साहब। एक मिनट नहीं, डिबेट में इस तरह की चीजों को हम शामिल नहीं होने देंगे। लारी साहब सवाल बदलेगा इसलिए कि आप लोग की आपकी तरफ जो सवाल उठाए गए वो ठीक नहीं है। मल्होत्रा साहब आप भी उनके सवालों में ना पड़े, मुझे इस पर कोई जवाब नहीं चाहिए, लारी साहब आपको अपना बयान वापस लेना चाहिए कि खालिस्तान के नाम पर पूरे सिख कम्युनिटी को, समुदाय को बदनाम किया गया। यह गलत बात है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है लारी साहब। मैं संजय राणा जी के पास आ रहा हूं। संजय राणा जी बताइए,
लारी साहब कहाँ खड़ा होकर बात कर रहे हैं, समझ में बात नहीं आ रही है। सवाल कुछ पूछ रहे हैं, जवाब कुछ और देते हैं। अखिलेश यादव के लिए तारिक अहमद लारी जैसे प्रवक्ता कितना मुफीद लग रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, आपने गौरी शंकर जी मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट जब आपने गौर किया, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, लारी साहब सुन लीजिए, मान्यवर थोड़ा सुन लीजिए और थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, ठंड रखिए, पानी पीजिए, नहीं तो हर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उससे। देखिए, ऐसा है कि आपने मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट सुना था, जिसमें मैंने बोला था कि समाजवादी पार्टी और स्पेशली हमारे अखिलेश जी के लिए सबसे बड़ी समस्या विपक्ष नहीं है या भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या लारी टाइप और उनकी इंटरनल लोग हैं, जो कुछ भी आकर कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं मीडिया में, जिससे उनको सीधा सीधा नुकसान होता, पार्टी को भी और उनको अपना पर्सनली भी एक तरह से नुकसान होता, बिकॉज नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं। अब देखिए, दो को नुकसान हो रहा है। आप बोल रहे हो कि बीजेपी के नेताओं की हत्या हो जाएगी, आप बोल रहे हो कि सारे सरदार खालिस्तानी हैं, आप बोल रहे हो कि ये ऐसा हो जाएगा। अरे कम से कम विवेक तो रखो, विवेक तो रखो। कुछ ही बोल रहे हो, नेशनल चैनल पे आके बात कर रहे हो, कुछ ही बोल रहे हो। बेसिक एटिकेट्स भी नहीं पता है कि आपको बातें क्या बोलनी है। आप बोल रहे थे मैं हताश नहीं हूं, हमें तो लग रहा है आप सबसे ज्यादा हताश व्यक्ति नजर आ रहे हो। आपके जब से डिबेट चालू की है तब से हताशा ही नजर आ रही है, कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हो। अरे भैया, लगता है या तो अखिलेश यादव जी ने आपको डांट लगाई है या हमें लगता है आपको बोला पार्टी में रहे। इतनी हताशा तभी हो सकती है, अदरवाइज हताशा नहीं हो सकती है। आपकी हार की हताशा बिल्कुल आपके चेहरे पे, आपके व्यक्तित्व में, आपके वर्डिंग्स में, आपके स्टेटमेंट में दिख रहा है। कम से कम आप इतने बड़े नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता बनकर आपको बोले, कम से कम सोच समझ के तो बोलिए। आपको तो यही नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। सरदार खालिस्तानी हो गए, बीजेपी का नेता कोई मर जाएगा, हम तंत्र ले आएंगे, हम ये कर देंगे। अरे आप इसी इमेज इसी इमेज के वजह से आपकी पार्टी को गुंडा पार्टी कहा जाता है। इसी इमेज की वजह से लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, अखिलेश यादव के प्रयत्न की वजह करने के। अच्छा, एक मिनट संजय राणा जी, मैं सुनना चाह रहा हूँ लारी साहब बोल क्या रहे। लारी साहब बोलिए, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलिए सर, बोलिए, जितना बोलिएगा उतना समझ में आएगा कि पर्दे के पीछे, पर्दे जो कह रहे थे ना, पर्दे के पीछे क्या होता है। जितना बोलोगे आप लोग ना, आपके पर्दे के पीछे क्या हो रहा है सब पता चलेगा मुझे। बोलिए लारी जी, बोलिए। अरे आपने बोली हत्या की बात, मरने की बात बोली, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की, सरकार के नेताओं की। अरे क्या तरीका बात करने का। आप क्या भविष्य वक्ता हो या आपने अखिलेश यादव जी ने आपको भेजा है कि आप जाके इस तरह बातें करो। अरे आपकी बातों से, आपके विचारों से आपके गुण नजर आते हैं कि आप किस तरह की मानसिकता रखते हो। अरे कम से कम अच्छा आदमी अच्छा कभी कभी होता नहीं है, लेकिन अपने कर्मों द्वारा अच्छा चीज को दिखाता तो है। अब लारी साहब उंगली भी दिखा रहे हैं, पता नहीं। अरे ये तो समाजवादियों से प्रॉब्लम है। भैया, मेरी बात नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, मेरी बात नहीं सुनोगे हम तुम्हारा घर लूट लेंगे, मेरी बात नहीं सुनोगे हम जमीन पे कब्जा कर लेंगे। अरे भाई, अब कब्जाधारी हो चुके हो आप लोग। लारी साहब इतनी तारीफ मैंने किया, लारी साहब सब बेकार कर दिया आपने। इतनी तारीफ लारी साहब आपकी किए कि सब बेकार कर दिया आपने, सब बेकार। ऐसी बातें बोलोगे लारी साहब अखिलेश यादव के लिए, तो अखिलेश यादव सुनिए भाई साहब, अखिलेश यादव अपना सिर पकड़ लेंगे कि बेकार छोड़ दिया, दिल्ली ठीक था। तारिक अहमद लारी जी आ रहे हैं, साथ में 2-4-10 लोगों को और ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलने वाले लोग हैं। सुखप्रीत मल्होत्रा जी, अब रुकिए सर, लारी जी रुकिए, हो गया सर। 4 स्टेटमेंट आपने दिया सर कि कोई बड़ा नेता मर जाए कौन जानता है ना, बड़ा नेता। मेरा कनेक्शन बीजेपी से कर दिया। तीसरी चीज क्या बोला, मैं तो भूल भी गया। सारे सिख खालिस्तानी है, सारे सिख खालिस्तानी है। भाई साहब, ये सब तर्क होता है क्या? समाजवादी पार्टी की जो संविधान होगा उसमें सिख के लिए कुछ नहीं है क्या? कुछ है सिख के लिए? कुछ रखा है, नहीं रखा है आप लोगों ने? क्या वाहियात बातें करते हो लारी साहब। सिर्फ 2 लोगों के लिए MY आ रहे हैं मल्होत्रा जी के पास आ रहे हैं। मल्होत्रा साहब जरा बताइए, लारी साहब को बताइए कि थोड़ा सा ना। जी बोलिए। हर एक हफ्ते में एक लाश तिरंगे में सरदारों की लिपट के आती है, वो है सिख कौम। हर गुरुद्वारे में जहाँ लारी साहब भी आते हैं वहाँ लंगर बटता है, वो है सिख कौम। बिल्कुल सही बात है। कौन सी है? हाँ। वो है कि आज यूक्रेन में जहाँ कोई जाने से डरता है,
डिबेट पे बोलने पे डरता है। उस जगह पे लंगर लगा रखा है सिख कौम ने, एक वन वे पैसेज दे रहे हैं वहां पे। हाँ। और गवर्नमेंट के साथ मिलके वहां पे उन्होंने प्रॉपर व्यवस्था करी है स्टूडेंट्स के लिए कि हाँ। वो वहां रह सके। वो है सिख कौम। हाँ। इनको सिख कौम का इतिहास बिल्कुल नहीं पता, वरना ऐसी बात बोलते ही नहीं। ये प्रॉब्लम है। ये सर बाबर मानसिकता के व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एजेंडा हमारे देश को दोफाड़ करना एजेंडा है। और मैं नहीं मानता कि अखिलेश जी भी सहमत होंगे इनकी बात से। बिल्कुल नहीं होंगे वो, मैं बिल्कुल नहीं होंगे। आप देखिए योगी जी ने कैसे दिल जीता सिखों का। उन्होंने अपने घर में अखंड पाठ साहिब का पाठ कराया, 5 छोटे छोटे सिख बच्चे अपने साथ बिठाए। उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये कोई मुस्लिम है। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को भी घर दिए हैं। तो हमारी मानसिकता बड़ी डिफरेंट है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि इस ऐसे कुछ मानसिकता के लोग, तो जो लोग मल्होत्रा साहब ट्रेलर दिख गया आपको ना? ट्रेलर दिख गया ना कि अखिलेश यादव क्यों आए हैं लखनऊ? लगा सर ट्रेलर बिल्कुल लारी साहब ने ट्रेलर दिखा दिया, ऐसे लोगों को, ट्रेलर दिखा दिया। 5 साल पूरी फिल्म बनाने के लिए आए हैं। जैसे पत्रकार पे भी शक करना, ये मानसिक। अब तो मुझे पता नहीं 5 साल में लारी साहब समाजवादी पार्टी की बाकी प्रवक्ता पता नहीं कौन कौन गालियों से नवाजेंगे मुझे। नहीं वो 2 साल से सुन ही रहा हूं मैं। सर हाथी मत चाल चलता है और भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। चलिए सर, ज्यादा क्या बोले, लारी साहब लगता है चले गए और समय भी खत्म हो गया। समय भी खत्म हो गया भाई साहब। आप सभी यहाँ पर आए, वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।